का जो टॉपिक है वो GS 1 का IR सेक्शन का है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसको आप विभिन्न आयाम में जरूर पढ़ लीजिएगा। रूस यूक्रेन संकट, एक तो रूस यूक्रेन संकट का थोड़ा बहुत इतिहास जानिए, उसके बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा दुनिया पर। रूस यूक्रेन जो संकट आया है, आपस में जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसका क्या प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा, फिर भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या समस्याएं आएगी, इन सब को लेकर के इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड कीजिए। और रूस यूक्रेन संकट के पीछे क्या कारण है, क्या परिणाम है विश्व स्तर पे, भारत के स्तर पे। अगर आप सभी आयाम को पढ़ेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखाई वहां पर दे देंगे। तो टॉपिक है रूस यूक्रेन संकट। सबसे पहले भूमिका में किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। हमने सिंपल शब्दों में लिखा है भूमिका, तो भूमिका पे अगर सिंपल शब्द का ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा ऐसा वर्ड कभी ना यूज करें कि बस आप ही को पता है वो वर्ड, यानी वो वर्ड आप ही को पता है और जो कॉपी चेकर उसको समझ में ही नहीं आ रहा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। बहुत लोग होते हैं हिंदी बहुत अच्छे जानकार होते हैं और उनके अच्छे अच्छे शब्द का चयन करने आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सभी लोग उस भाषा को या उस शब्द को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से भी दिक्कतें आ जाती है। इसलिए सिंपल शब्द में ही लिखने का प्रयास कीजिए, क्लिष्ट शब्द का प्रयोग कम ही करें तो ज्यादा बेहतर है। वर्तमान समय में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर विभिन्न समस्याएं देखने को मिल रही है। आप देख ही रहे हैं, कोरोना आया, फिर एक इधर रूस यूक्रेन वाला समस्या आ गया। एक तरफ पूरा विश्व कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उभरा नहीं था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरे विश्व में एक नई संकट पैदा कर दी, खास करके आर्थिक। सिंपल सा शब्द में हमने यहाँ पे लिख दिया कि वर्तमान में क्या देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे बहुत सारी चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं। एक तरफ हम अभी कोविड-19 से उभरे भी नहीं थे कि दूसरा एक समस्या आ गया रूस यूक्रेन का युद्ध, जो कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। अब देखिए इसके क्या कारण है, रूस यूक्रेन आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो कोई भी देश के बीच में युद्ध कोई एक दो दिन का परिणाम नहीं होता है, वर्षों से चले आ रहे मतभेद के कारण युद्ध होता है, ठीक है। तो उसके पीछे ऐतिहासिक कारण और आधुनिक वर्तमान का जो कारण है वो दोनों रहता है। तो कोई देश के बीच में संबंध हो तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारक डिपेंड करते हैं। उसके इतिहास से जुड़ा होता है, उसके धर्म से जुड़ा होता है, उसके कह सकते हैं समाज से जुड़ा होता है। तो जिस प्रकार से संबंध बहुत बातों पे डिपेंड करता है, उसी प्रकार से दो लोगों के बीच या दो देशों के बीच में झगड़ा या युद्ध भी पहले से चले आ रहे कई कारणों का परिणाम होता है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण को हमने यहाँ पे कितने भागों में बांटा है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2, 2, 4, 2, 6 भागों में मेन रूप से हमने इसको बांटा है। सबसे पहला भाग पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन। यूक्रेन क्या है, बफर जोन है, ठीक है। जब दो महाशक्ति हुआ करती थी, एक USA और दूसरा USSR, ठीक है, सोवियत संघ रूस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूक्रेन जो है वो रूस का पड़ोसी देश है, लेकिन वर्तमान में वो अमेरिका के ज्यादा करीब है। तो वहां पे अमेरिका जब शक्ति संतुलन की बात करता है, शक्ति संतुलन बनाने के लिए, तो वो यूक्रेन को अपने तरफ अपने पल्ले में रखता है। और यही बात रूस को आशंकित करती है कि जब युद्ध होगा या कभी विश्व युद्ध होगा तो पश्चिमी देश हम पे आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं यूक्रेन के माध्यम से, ठीक है। तो इसीलिए बफर जोन के रूप में जो यूक्रेन की स्थिति है वो भी रसिया को आशंकित करते रहता है। इसलिए रसिया यूक्रेन के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैंने पॉइंट्स में यहाँ ऊपर में लिखा है, देखिए 2008 में क्या हुआ था कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को नाटो सदस्यता का वादा किया था। अमेरिका वगैरह जो देश है पश्चिमी एशिया, यूरोपियन देश या अमेरिकी देश, तो उसने क्या किया था कि 2008 में इसको
यूक्रेन से वादा किया था कि हम आपको जो है नाटो में शामिल कर लेंगे, नाटो के सदस्य के रूप में शामिल कर लेंगे। और जो देश नाटो में शामिल हो जाएगा, अगर उस पर कोई आसपास का पड़ोसी देश अटैक करेगा तो वो पूरे यूरोपियन जितने भी देश नाटो के सदस्य हैं उस पर अटैक माना जाता है, और सब मिल करके फिर जो है उसका बदला लेते हैं। सब मिल करके जो देश उस नाटो के सदस्य पे अटैक करता है, चूंकि छोटे छोटे देश हैं, यूरोपियन देश मैक्सिमम में, अमेरिका भी है उसमें, तो वो सब मिल के एकजुट होकर के उसके साथ युद्ध करते हैं। तो ये भय रूस को भी है कि कहीं यूक्रेन अगर उसमें शामिल हो जाता है तो अगर हमारा यूक्रेन के साथ युद्ध होता है तो पूरे नाटो देश जो है इसमें अटैक करेंगे हमारे देश पे। तो यहाँ पे अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी गौरवमय इतिहास बनाने के लिए भी रूस जो है यूक्रेन को नाटो में शामिल होने देना नहीं चाहता है कि नाटो में शामिल यूक्रेन ना हो। ठीक है। दूसरा है शक्ति का संतुलन। अब यहां पे क्या है कि अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रही है, रूस अपना जो है शक्ति बढ़ाना चाह रहा है, तो यहां पे इस कारण से भी युद्ध हुआ है। आगे इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद यूरोमेडन आंदोलन, ये यूक्रेन में हुआ था, उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। उसके बाद अलगाववादी आंदोलन, कुछ यूक्रेनी जो हैं वो रसिया के समर्थक हैं। रूस चूंकि वो रसियन प्रजाति के हैं और रसियन भाषा बोलते हैं और रूस से कनेक्टेड है, तो वो यूक्रेन में रहते हैं, तो वो अलगाववादी आंदोलन किए और उसी के वजह से आप देखे होंगे डोनबास का जो क्षेत्र है, लोहांस्क और डोनबास, ठीक है, तो वो दोनों जो है अलग रूस के मदद से एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में अभी बन चुका है। ठीक है। तो यहां पे अलगाववादी आंदोलन भी कारण है। उसके बाद यूक्रेन की नाटो सदस्यता, नाटो में ग्रहण, नाटो में जाने का जो जिद है वो भी इसका प्रमुख कारण है। उसके बाद रूस की सामरिक चिंताएं, रूस को चिंता है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य हो जाता है तो उस पर जो है अटैक किया जा सकता है। अमेरिकी जो शक्तिशाली देश हैं, यूरोपीय देश, अगर कुछ होता है तो उस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये भी उसको आशंका है रूस को। इसी कारण वो यूक्रेन को क्या करना चाहता है कि कमजोर करके उसको मतलब वहां पर ऐसा स्थिति पैदा कर देना चाहता है कि ये जो आने वाला जो समस्या है वो आए ही ना। ठीक है। तो इसी सब पॉइंट्स को आप लिख करके अच्छे से कारण में लिख सकते हैं। अब देखिए, पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन, रूस और पश्चिम के बीच क्या है, प्रमुख बफर है, यानी एक प्रकार के सुरक्षा कवच है। ठीक है। और अगर वहां तक नाटो देशों का पहुंच बन जाता है तो वो रूस को आसानी से, चूंकि मॉस्को के नजदीक पड़ता है वो, ठीक है, तो रूस को आसानी से, अगर विश्व युद्ध होता है उस दरमियान में आसानी से उसको हराया जा सकता है। तो ये भी आशंका रूस को है इस कारण से। उसके बाद शक्ति का संतुलन, जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ और क्या हुआ, उसके बाद वो पश्चिमी देशों के तरफ जो है झुकाव उसका देखने को मिला। ठीक है। सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण देश, सेकेंड लोकतंत्र का देश वहां पे था सबसे बड़ा में, यूक्रेन, रूस और यूक्रेन। जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद से इसका यूक्रेन का जो है रुझान किधर है, पश्चिमी एशिया, ये अमेरिकी देश या पश्चिमी यूरोपीय देशों के तरफ। ठीक है। तो जिस कारण से भी रूस को यह बात बर्दाश्त नहीं है, चूंकि रूस और यूक्रेन कभी आपस में सामाजिक, कह सकते हैं धार्मिक, सांस्कृतिक एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और आज भी रूस की बहुत सारी जातियां या कह सकते बहुत सारे लोग जो है यूक्रेन में निवास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो शक्ति का संतुलन नहीं गड़बड़ हो, इसलिए भी यह युद्ध हो रहा है। रूस अपनी शक्ति कम करना नहीं चाह रहा है। अब आ जाइए, यहां पे है नेक्स्ट पॉइंट, यूरोमेडन आंदोलन।
यूक्रेन में क्या हुआ, प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की लहर थी। देखिए कुछ यूक्रेनी नागरिक यूरोपियन यूनियन और नाटो के तरफ झुकाव रखते हैं और कुछ जो है वो रशियन के तरफ झुकाव रखते हैं, रूस के तरफ झुकाव रखते हैं। ठीक है, चूंकि बहुत सारे लोग की भाषा रशियन है और वो रूस से जुड़े हुए हैं, रूस के कह सकते हैं रूस में जो प्रजाति के लोग हैं वही प्रजाति के लोग वहां भी हैं, क्योंकि पहले यूएसएसआर दोनों सेम था, एक ही था, यूएसएसआर के पार्ट थे। तो कुछ लोग जो है वो रूस के तरफ झुकाव रखते हैं, तो कुछ लोग यूरोपियन यूनियन या यूरोप कह सकते हैं या नाटो के तरफ। ठीक है, तो ये भी आंदोलन जो है प्रमुख कारण है। उसके बाद है यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यूरोपीय स्क्वायर यूक्रेन में प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की लहर थी जो 2013 में शुरू हुई, क्योंकि सरकार यूरोपीय संघ की तुलना में रूस के करीब थी। उस समय जो सरकार थी 2013 में यूक्रेन में, वो यूरोपियन यूनियन के जगह किधर नजदीक थी, तो रूस के तरफ थी, जिस कारण से यूरोमेडन आंदोलन वहां पे यूक्रेन में चल रहा था। ठीक है, कि वहां की मैक्सिमम आबादी यूरोपियन यूनियन के तरफ जाना चाह रही थी। अब आ जाइए उसमें से कुछ जो अलगाववादी हैं जो रूस में शामिल होना चाह रहे थे, तो उसी का पार्ट देखिए पूर्वी यूक्रेन यानी जो डोनबास का क्षेत्र कहलाता है, उसमें दो स्थल का नाम है डोनेस्क और लुहांस्क। ये जरूर लिखेंगे मेंस राइटिंग में, डोनेस्क और लुहांस्क को क्या हुआ कि 2014 में रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। यूक्रेन इसके लिए रूस को दोषी ठहराता है। यानी जो अलगाववादी आंदोलन का समर्थन कौन कर रहा है, वहां पे रूस कर रहा है, वहां के लोगों को भड़का रहा है यूक्रेनी सरकार के विरोध में, और उसको एक स्वतंत्र क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और आपके देश में कश्मीर को पाकिस्तान क्या करता है कि अलगाववादी नेताओं के माध्यम से उसको पाकिस्तान के तरफ खींचने का प्रयास करता है। और आप भी क्या करते हैं, आपका देश भी बलूचिस्तान में अलगाववादी नेताओं के माध्यम से उसको भारत में खींचने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वहां का स्थानीय लोग भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो स्थानीय लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ के भी स्थानीय जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो भी सपोर्ट करती है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये स्थानीय लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक अलगाववादी वहां पे होंगे नहीं। अलगाववादी वहीं के स्थानीय लोग होते हैं जिनकी मानसिकता क्या होती है कि अपने अपोजिट जो देश है उसमें जाने की। जैसे डोनबास को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लोग डोनबास को भी वहां के स्थानीय लोग जो अलगाववादी हैं, जो रूस की तरफ जाना चाहते हैं, यूक्रेन की तरफ रहना नहीं चाहते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। जिस कारण से यूक्रेन सरकार रूस के प्रति जो है रूस को दोषी ठहराते आया कि वहां पे अलगाववादी आंदोलन में रूस भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार से कश्मीर में कुछ होता है तो हम लोग डायरेक्ट पाकिस्तान को दोषारोपण करते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है, उसी प्रकार से वहां है। ठीक है, अब आज रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया को जब्त कर लिया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध, और जो यूक्रेन का जो क्रीमिया क्षेत्र है उसको कब्जे में भी किए हुए, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने किसी अन्य देशों के क्षेत्र पे कब्जा किया था, ये पहली घटना है। ठीक है, तो 2014 में जो है क्रीमिया पे अधिकार कर लिया किसने, रूस ने, जबकि वह क्रीमिया किसका पार्ट था, यूक्रेन का। तो स्वाभाविक है, युद्ध होना स्वाभाविक है। अब आ जाइए यूक्रेन की नाटो सदस्यता। यूक्रेन ने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। तभी रूस का कान खड़ा हो गया, और तभी से जो है वो 2008 में जब से पश्चिमी यूरोपीय देश, जो भी पश्चिमी देश बोले हैं कि यूक्रेन को जो है नाटो की सदस्यता जल्द ही मिल जाएगी, तब से जो है रूस का कान खड़ा हो रखा है। ठीक है, और वो जो है यूक्रेन को नहीं चाहता कि नाटो में शामिल हो। रूस ने इस तरह के कदम को रेड लाइन घोषित किया, और रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि अमेरिका कोई भी आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अमेरिका तो शक्ति संतुलन चाह ही रहा है
कि हमारे अलावा कोई भी शक्तिशाली देश नहीं रहे, ना ही एशिया में ना ही यूरोप में, ठीक है। तो वो कभी भी इसको आश्वासन नहीं देगा। वो यूक्रेन के माध्यम से रूस को तोड़ने का प्रयास करेगा कि युद्ध में उलझा रहे और हम सब दिन शक्तिशाली बने रहे। ये सब बड़े विकसित देश हैं, उनकी जो है कूटनीति होती है कि जितना युद्ध हो, अमेरिका क्या पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर देगा, भारत को भी कर देगा, उसको हथियार सेल करना है, उसको व्यापार चलाना है, चीन भी करेगा ऐसा। तो जो विकसित देश है ना, वो इसलिए दो देश में लड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बस अपना उसका हथियार बिकना चाहिए, उसका निर्यात बढ़ना चाहिए, बस वही उद्देश्य से दोनों देश में लड़ाई करवा देगा। अब यूक्रेन को क्या कर रहा है, बैक से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यूक्रेन को हथियार दे रहा है अमेरिका, अगर नहीं देता तो कब का सिलेंडर बोल चुका होता, लेकिन वो दोनों देश को खोखला कर रहा है, यूक्रेन को भी और रूस को भी। लेकिन यह बात समझ शायद आ ही रही होगी, लेकिन यहाँ पे तो जिद की लड़ाई है, पुतिन जी जाने। चलिए अब आते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया। क्या कर रहा है पश्चिमी देश, देखिए यूक्रेन को हथियार मुहैया कर रहा है चुपचाप। रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिया कि तुम्हारा पेट्रोलियम, यूरोपियन देश को बोल दिया उससे गैस नहीं खरीदो, तो पेट्रोल नहीं खरीदो, वो बेच नहीं सकता, उसका प्रोडक्ट मत खरीदो, उसको डॉलर जो है उसको कन्वर्ट नहीं करो उसके रूबल को डॉलर में। तो इस तरीका का उस पर पूरा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे उसका व्यापार धंधा चौपट है। अमेरिका तो तेल खरीद रहा है, रूस को विभिन्न वैश्विक मंचों पर अलग थलग करने का प्रयास कर रहा है। यूएनओ में उसकी बहुत ज्यादा निंदा किया रूस का, ठीक है। तो उसको अलग थलग और अपने तरफ बहुत सारे देश को युद्ध के नाम पर अमेरिका अपने तरफ करने के फिराक में है। रूस से होने वाले निर्यात चेन को बाधित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है पश्चिमी देशों के द्वारा। भारे के सैनिकों को यूक्रेन को मुहैया किया जा रहा है, सेना को भी भेजा जा रहा है चुपचाप। यूएनओ में रूस की कठोरतम शब्दों में निंदा करके विश्व में उसकी छवि कर रहा है, खराब कर रहा है। तो ये सब पश्चिमी देश की प्रतिक्रिया है। थोड़ा सा यहाँ मैप आप देख रहे होंगे, डोनबास का क्षेत्र है, लुहांस्क, ये सारे रूस के बॉर्डर एरिया के हैं। क्रीमिया पे कब्जा हो ही गया, इधर काला सागर है, इधर यूक्रेन है, इधर यूरोप है, इधर आपका क्या बोलते हैं रसिया है, इधर बेलारूस है, इधर रूस है, इधर बेलारूस है। तो इस तरीका से आप थोड़ा बहुत डायग्राम बना देते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। अब आ जाइए इसका विश्व पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। रूस यूक्रेन तो युद्ध में फंसे हुए ही हैं, वहाँ की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति तो गड़बड़ होगी ही, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे विश्व पे भी पड़ रहा है। ये नहीं कि केवल रूस और यूक्रेन पे ही पड़ेगा, पूरे विश्व पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला गरीबी और भुखमरी की बढ़ोतरी। आपके देश में भी आप गौर करेंगे तो गेहूं का रेट बढ़ गया। अफ्रीकी देश में गेहूं और जो अनाज है उसका रेट बहुत तेजी से बढ़ गया। तो अनाज का रेट बढ़ेगा तो भुखमरी और गरीबी स्वाभाविक सी बात है बढ़ जाएगी। ब्रेड नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो गरीबी बढ़ेगी। और चूंकि पूरा विश्व में जो है रूस और यूक्रेन बहुत बड़ा जो है निर्यातक है खाद्य सामग्री का, जैसे आपका गेहूं का हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, कच्चा पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट का रूस और यूक्रेन, जैसे आपका कागज देखते होंगे महंगा हो गया, तो कागज लुगदी जो होता है वो भी रूस यूक्रेन से ही आता है आपके देश में। अभी देखिए दुगुना तिगुना रेट हो गया, तो उससे शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा, हर एक बुक किताब सब महंगे हो जाएंगे। तो उसका इफेक्ट पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं कि केवल रूस यूक्रेन ही झेल रहा। अभी आप देखिए जो कॉपी आप 20 रुपया में खरीदते थे वो आपको 50 रुपया मिल रहा है। तो जब भी कोई देश लड़ता है, चूंकि अब ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अब जो कच्चा तेल या एलपीजी गैस या जो भी प्राकृतिक गैस को, नेचुरल गैस को रूस जो सप्लाई करता था यूरोपीय देशों में, अब उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। यूरोप अगर मान के चलिए अगर नहीं खरीद रहा है उसके पेट्रोलियम और कच्चे जो गैस हैं उसको, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे ईंधन की कमी होगी और वहां पे महंगाई बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो ईंधन पे ही होता है। जो भी प्रोडक्शन होता है ईंधन पे ही होता है। बिजली तैयार ईंधन से ही होगा, ईंधन ही नहीं होगा। अब ईंधन महंगा होगा, स्वाभाविक है सारा चीज महंगा हो जाएगा। ये तो महंगा होगा तो गरीबी भूखमरी तो आएगी ही आएगी। तो ये तो एक पहला प्रभाव हो गया। दूसरा, ऊर्जा संकट की स्थिति, ठीक है। तो वही चीज बताए,
रूस बहुत बड़ा निर्यातक है एलपीजी गैस का, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का, और तीसरा शायद उत्पादक पेट्रोलियम का, कच्चे खनिज का रूस तीसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व में उत्पादन करने में, ठीक है। और अभी वह युद्ध में फंसा हुआ है, दूसरा जो उस पर बैन कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, नाटो के द्वारा, तो वो उन देशों को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो वहां पे जहां पे सप्लाई नहीं जा रहा वहां पे क्या आ जाएगी, ऊर्जा संकट की स्थिति आ जाएगी। उसके बाद कमोडिटी व्यापार पे भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दो देश आपस में उलझे हुए हैं, तो उस रास्ते से जो भी काला सागर के माध्यम से या जो भी व्यापार हुआ करता होगा वो सब प्रभावित है, या उसके स्थल भाग से जो व्यापार हुआ करता होगा वो प्रभावित है, तो वहां पे व्यापार पे दुष्प्रभाव जरूर पड़ा होगा। उसके बाद आपूर्ति श्रृंखला बाधित, ठीक है, आयात निर्यात, खाद्य आपूर्ति हो तो ये सब जरूर प्रभावित, युद्ध होता है तो ये सब तो प्रभावित होगा ही। उसके बाद सेवाओं और यात्रा पर प्रभाव, रूस पूरे विश्व में घूमने के लिए वहां से पर्यटक बहुत ज्यादा, जैसे श्रीलंका हो गए, आसपास जो भी एशियाई देश है, तो वहां पे रूस के नागरिक घूमने जाते थे। तो अब क्या होगा, युद्ध में फंसे हैं तो वो लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, या विदेश के भी लोग वहां रूस जाते होंगे मेडिकल करने, डॉक्टरी पढ़ाई करने, तो सेवा जैसे सर्विस सेक्टर ही है ना, जैसे आप हाँ एडुकेशन लेने जाते हैं, तो फिर वो सब तो अभी लोग नहीं जा रहे होंगे, इंडिया के भी लोग नहीं जा रहे होंगे, अन्य देश से भी नहीं जाते होंगे, यात्रा नहीं हो रहा होगा, तो स्वाभाविक है कि सेवा और यात्रा पर प्रभाव पड़ा होगा। उसके बाद निवेश और वित्त की समस्या, देखिए बहुत सारे देशों में रूस की कंपनी, यूक्रेन की कंपनी या यूक्रेन के लोग, रूस के लोग निवेश करते होंगे, क्योंकि पूंजीपति देश है। तो निवेश अब क्या होगा कि अगर युद्ध में फंसा हुआ है वो देश, तो वो वहां के लोग भी निवेश नहीं करेंगे। दूसरा कि बाहर के लोग भी अगर वहां पर निवेश करते होंगे वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि उसकी पूंजी समाप्त हो जाएगी, यानी हो सकता है वहां पे अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, नष्ट हो जाए। तो जो बिल्डर्स होंगे या जो निवेश करते होंगे एफडीआई के माध्यम से, उन देशों में निवेश अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे निवेश और वित्त की समस्या भी जरूर वहां पे आएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को प्रभाव में लिख सकते हैं। अब देखिए गरीबी और भूख के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया है। यूक्रेन की गरीबी जो 2021 में 1.8% थी, 2022 में बढ़ करके 19.8% हो गई, यानी 18% की वृद्धि। समझ रहे हैं ना कितना प्रतिशत वहां गरीबी वृद्धि हो गई यूक्रेन में, क्योंकि युद्ध में फंसा हुआ देश, न खाने का ठीक, न पीने का ठीक, कुछ भी वहां पे ठीक से नहीं चल रहा होगा, कब अटैक हो जाएगा, सब लोग डर के जी रहे होंगे। सारा कुछ देखे थे कोरोना के टाइम पे, बस युद्ध नहीं हुआ फिर भी क्या स्थिति था, भय से ही वो स्थिति थी, वहां पे अटैक भी हो सकता है, कब किधर से रशियन सेना जो है गोली बारूद चला दे, कहना मुश्किल है। तो लोग बिजनेस चल रहा होगा उस ढंग से नहीं चल रहा होगा ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि गरीबी को वो सब उत्पन्न करेगा। विश्व बैंक के अनुसार खाद्य की कीमतों में ताजा उछाल से 40 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। विश्व बैंक एक रिपोर्ट दिया है कि चूंकि पूरे विश्व में गेहूं का जो निर्यात करने का काम रूस और यूक्रेन करता था, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा उत्पादक है रूस और यूक्रेन। अब भारत में भी उत्पादन होता है, लेकिन हमारे पास आबादी ही इतनी है, चीन में भी होता है, लेकिन हम लोग के पास इतनी आबादी है कि हम लोग निर्यात उतना नहीं कर पाते। हम लोग बहुत तो 10% गेहूं निर्यात करें, और ये लोग अपने उपज का 60% निर्यात कर देते हैं, यानी इतना वहां पे उत्पादन होता है। और क्योंकि वह क्षेत्र ही, वह बेल्ट ही गेहूं के लिए, गेहूं की पेटी है वहां यूक्रेन में, ठीक है, तो वहां पे गेहूं बहुत ज्यादा होता है, तो वो पूरे अफ्रीकन कंट्री को सप्लाई करता था। अफ्रीका महादेश में जो गेहूं जाता था वो यूक्रेन, रूस से ही जाता था। अब क्या हुआ कि वो जाना बंद है, अभी यूक्रेन में से तो एकदम बिल्कुल बंद। तो क्या होगा कि वहां पे महंगाई बढ़ जाएगी। और वही नहीं, भारत में भी आप देखिएगा कि 10-15 दिन से, जब से युद्ध के बाद की स्थिति में आपका गेहूं का रेट बहुत तीव्र गति से बढ़ा। जो 18-20 चल रहा था, अभी आपको 26-27 चल रहा है, 27 रुपए गेहूं हो गया, यानी कम से कम तो 7-8 रुपए की बढ़ोतरी भारत में देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि भारत ने भी गेहूं किसको दे दिया? मिस्र को दे दिया, इजिप्ट को भेज दिया। जो मध्य एशियाई देश है, जहां रूस भेजता था, यूक्रेन भेजता था, वहां भारत ने भेज दिया।
अब भारत के पास का जो गेहूं है वो वहां चला गया, तो अब भारत में स्वाभाविक है अनाज की कमी हो जाएगी। जब अनाज की कमी होगी तो स्वाभाविक है रेट बढ़ जाएगा। तो पूरा विश्व कनेक्टेड है, इसीलिए जो आए दिन आपका जो खाद्य पदार्थ का आप देखिए, पार्ले जी एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जो 3 रुपये में 12 बिस्किट देता था, अब 4 बिस्किट दे रहा है। ठीक है, तो कितना महंगाई बढ़ गई, गेहूं से ही बनता है इसीलिए। उसके बाद इससे उप सहारा वही अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो काकेसस और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्र हैं, वहां अशांति अधिक खतरा पैदा हो सकती है। जब लोगों को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, और अफ्रीका और मध्य पूर्व में कुछ हिस्सों में खाद्य असुरक्षा और बढ़ने की संभावना है। साथ ही खाद्य कीमतों में उछाल आया है। श्रीलंका की भी स्थिति आपको पता ही है। चलिए, तो ये सब एग्जाम्पल देकर आप लिख लेंगे। ऊर्जा व्यापार, अब देखिए रूस और यूक्रेन प्रमुख वस्तु उत्पादक हैं ऊर्जा से रिलेटेड। वहां व्यवधानों के परिणाम स्वरूप वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से जैसे तेल है, ऐसे ये स्टील एल्युमिनियम जो होता है वो सब भी निर्यात करता था, तो वो सब भी प्रभावित है। जो कि जिससे वो सौर ऊर्जा प्लेट या ये सब जो बनाए जाते थे, तो वो भी महंगा हो चुका है। प्राकृतिक गैस की कीमत भी महंगी हो चुकी है, चूंकि रूस पे तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, और यूक्रेन भी जो होगा प्राकृतिक गैस या तेल जो है दूसरे देश को निर्यात नहीं कर पा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है पूरे विश्व में क्या होगा कि ऊर्जा के व्यापार को नुकसान होगा और उसके कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब कमोडिटी जो व्यापार है, संघर्ष और उसके बाद की स्थिति में समुद्री कंटेनर शिपिंग और हवाई माल यातायात संपर्क को खराब कर दिया है। ठीक है, जिस यातायात के माध्यम, जिस रास्ते के माध्यम से माल पहुंचता होगा उन देशों में या वहां से निकलता होगा, वो तहस नहस हो रखा है युद्ध के कारण। और कोई भी देश जब युद्ध करता है तो पहले चाहता है कि उसका आर्थिक जो गतिविधि वही बंद, और इसलिए वो पहले जो मेन सड़क होगा, मेन पुल होगा, उसी को ध्वस्त किया होगा रूस। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यापार होगा वो क्षति पहुंचा होगा। ईंधनों की ऊंची कीमत और बीमा प्रीमियम ने शिपिंग लागत को और बढ़ा दिया। ठीक है, तो चूंकि पेट्रोलियम महंगा खरीद रहा होगा, जहाज के माध्यम से ही जाता होगा सामान, तो पेट्रोलियम का रेट बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा, तो भाड़ा भी बढ़ जाएगा। और चूंकि वह क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो बीमा प्रीमियम का भी रेट बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो शिपिंग कम होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेवाओं और यात्रा पे क्या प्रभाव पड़ा है। हवाई क्षेत्र बिल्कुल बंद है, यात्रा प्रतिबंध और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण आउटबाउंड यात्रा बाधित हो रही है। रूस और यूक्रेन कुल वैश्विक प्रस्थान के शीर्ष 10 देशों में शामिल है, यानी पूरे विश्व में 10 देश में से रूस आता था, जो कि पूरे विश्व में घूमने के लिए लोग वहां से जाते थे। यूरोप, पूर्वी एशिया और प्रशांत मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया में पर्यटन निर्भर देशों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत था रूस, लेकिन अब वो बंद है, क्योंकि वो घूमने ही नहीं जाएंगे रसिया के लोग, रूस के लोग, चूंकि वहाँ हवाई यात्रा बंद है या जो भी दूसरे देश जाना बंद है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो देश पर्यटन पर डिपेंडेंट था और जहाँ पे खास करके रसियन लोग सब जाकर पर्यटन करते होंगे या यूक्रेन के लोग, तो वहाँ पे अभी नुकसान देखने को मिलेगा, वहाँ तो जाएंगे नहीं वो लोग। निवेश और वित्त, अब देखो, अब कोई भी वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कब विस्फोट किधर हो जाएगा, तो वहां पे कोई निवेश करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, निवेश और वित्त की समस्याएं आएगी। OECD ने देखा कि मुद्रास्फीति जीवन स्तर को प्रभावित कर रही, महंगाई बढ़ गई और दुनिया भर में उपभोक्ता खर्च को कम कर रही है, यानी लोग अब कम खर्च कर रहे हैं। यानी कम खर्च करने से भी आपका क्या हो जाता है, अगर आप मार्केट से वस्तु नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, स्टैगफ्लेशन की स्थिति भी आ जाती है, नहीं, या कह सकते हैं कि मंदी चल रहा है। आप सुनते होंगे गांव देहात में या कहीं पे शहर में कि अभी मंदी का सीजन, अभी बिजनेस नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, तो लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। क्यों खरीदारी कम रहा है, लोगों के पास पैसा कम है, नहीं है। तो उस स्थिति में जब मंदा होगा तो प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो बनाएगा नहीं, फिर वो पूरा चक्र चल जाएगा और पूरा सब कुछ बंद हो जाता है। तो मंदी
आने की संभावना बहुत ज्यादा, आर्थिक मंदी आ जाता है। युद्ध के बाद आर्थिक मंदी आना स्वाभाविक सी बात। उसके बाद व्यवसाय भविष्य के उत्पादन के बारे में कम आशावादी हो रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से विश्वास की कमी निवेश को रोक रही है। बहुत सारे जो निवेशक होंगे अब वहां पे पूंजी निवेश करना नहीं चाहेंगे, लगेगा क्या होगा, नहीं होगा। होता है ना, कोरोना के टाइम पे लोग बिजनेस को स्टार्ट करना नहीं चाह रहे थे, क्या होगा, कब आएगा और बंद करवा देगा। तो कोई दुकान खोला होगा, कोई नया बिजनेस सोचा होगा कोरोना के टाइम पे, जस्ट वही हो गया ना, आपातकाल की स्थिति है वहां। रूस यूक्रेन के युद्ध का भारत का रुख क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध पे भारत किस तरह का रुख रखे हुए है? तो देखो, भारत के पास तो समस्या है। भारत ना ही अमेरिका की तरफ जा सकता है, ना ही रूस की तरफ। एक तरफ आपका पुराना दोस्त रूस है जो कि बुरे वक्तों में साथ दिया है, और एक तरफ हमारा दुश्मन चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि रूस चीन जो है मिला हुआ है वर्तमान में। तो हमको तो दोनों तरफ से हमारे देश को क्या होगा कि दोस्ती बना करके रखना पड़ेगा। और इस नीति को बोलते हैं डीहाइफनेटेड नीति। डीहाइफनेटेड नीति कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं या जो किसी और के साथ उसका दुश्मनी है तो हम उससे दोस्ती नहीं करें। ठीक है, कहने का अर्थ है जैसे चीन हमारा दुश्मन देश है और रूस उसका दोस्त है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत रसिया से दोस्ती छोड़ दे। वो उसका मामला है, वो समझे, लेकिन हमारा जो संबंध है वो बना के रखेंगे। तो भारत इस नीति पे चल रहा है, डीहाइफनेटेड नीति, कि चलो चीन का रूस के साथ संबंध है तो कोई बात नहीं, चीन का तो इजराइल के साथ भी संबंध है, तो भारत क्या इजराइल के साथ संबंध खराब करेगा? चीन का संबंध और भी देशों के साथ होगा जिसका संबंध भारत के साथ भी है। तो यहाँ पे भारत अपना जो है, जो हित को देखते हुए कूटनीतिक, जो कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, यहाँ पे आप कह सकते हैं तटस्थता का सिद्धांत अपनाए हुए। यानी हम किधर भी नहीं है, हम ना ही पश्चिमी देशों को सपोर्ट करेंगे ना ही रूस को सपोर्ट करेंगे। हम तटस्थता की नीति अपनाएंगे जिधर हमको फायदा हो। कई बार भारत पे प्रेशर दिया गया अमेरिका के द्वारा कि आप उससे, रूस से पेट्रोलियम, कच्चे पदार्थ, जो खनिज संसाधन जो ले रहा है अभी वर्तमान भारत, वो नहीं लीजिए। ईरान से भी बोला था अमेरिका नहीं लेने के लिए, लेकिन भारत अपना हित देखता है, तो बोला आप हमको पहुंचा करके उस रेट पे हमको पहुंचा दीजिए, हम आप ही से लेंगे। तो अमेरिका तो वो काम करेगा नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे सभी देश अपने अपने आर्थिक हित के लिए मर रहे हैं, तो भारत क्यों ना मरे? ठीक है, भारत को अगर रूस में शामिल होता है तब भी अमेरिका से नुकसान है, अमेरिका तरफ जाता है तब भी एक अच्छा सप्लायर, हथियार का सप्लायर है रूस, अच्छा हथियार दिया है भारत को। ठीक है, तो दोनों से दोस्ती बना के रखने में ही भारत की समझदारी है, वही भारत कर भी रहा है। वही चीज है यहाँ भारत रूस मैत्री। रूस सैन्य हार्डवेयर का भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, और रूस को भी कोई दिक्कत नहीं, रूस भी भारत को अभी सप्लाई कर रहा है। अभी भी S-400 कोरोना टाइम पे भी और इधर भी आपको सप्लाई कर रहा है। उधर रूस युद्ध में फिर भी सप्लाई कर रहा है भारत को। S-400 वायु रक्षा प्रणाली चीन के खिलाफ भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाया है, और चीन के खिलाफ, जबकि चीन और रूस दोस्त है, लेकिन चीन के खिलाफ युद्ध जब होगा तो S-400 से ही लड़ा जाएगा, जो कि रूस किसको दे रहा है? भारत को दे रहा है। तो वो भी अपने डिप्लोमेसी पे काम कर रहा है, हमारा देश भी अपना डिप्लोमेसी पे काम कर रहा है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में भी रूस भारत का बहुत बड़ा भागीदार है, सपोर्ट करता है। अमेरिका तो साफ बैन कर दिया था कि भारत में जो है परमाणु संयंत्र नहीं स्थापित किया जाए किसी भी प्रकार, लेकिन रूस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बहुत सारे देशों ने भारत को यूरेनियम दिया, और यहाँ पे भी आप देखेंगे 7 जगह पे जो है आपके देश में भी परमाणु संयंत्र स्थापित है और उससे बिजली तैयार हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद है पश्चिमी के साथ भारत के क्या संबंध है? तो भारत ने पश्चिम देशों के साथ भी संबंध खराब नहीं किया है। अभी भी आप देखिएगा क्वाड में आपका ऑस्ट्रेलिया तो पश्चिमी नहीं हुआ, जैसे आपका अमेरिका हो गया, नहीं अभी आपका I2U2 बना है, इजराइल, इंडिया, UK, USA, तो इन सब देशों के साथ भारत के संबंध बने हुए अच्छे, कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है फिलहाल। अमेरिका, यूरोपीय संघ, UK सभी महत्वपूर्ण भागीदार हैं भारत के, हर एक तरह के भागीदार हैं, बिजनेस में, व्यापार में,
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब में, और इनमें से प्रत्येक के साथ भारत के संबंध मजबूत है। तटस्थता से दूर जा रहे हैं लेकिन संतुलन बनाए रखे हुए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग ने क्या किया कि रूस को समझाने का भी प्रयास किया है कि यूक्रेन, कोई भी समस्या का हल जो है युद्ध नहीं हो है, ठीक है, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। तो भारत रूस को भी बोलता है कि आपस में वार्तालाप करके समस्या को सॉल्व कीजिए, वार्तालाप ही इसका समाधान है। हमने प्रथम विश्व युद्ध देखा, द्वितीय विश्व युद्ध देखा, और लास्ट का परिणाम भी हमने देखा, लास्ट में समझौता ही होता है किसी भी युद्ध का परिणाम। तो भारत दोनों देश को समझाने का प्रयास कर रहा है। भारत के पास एक मौका भी है मध्यस्थता निभाने का। ऐसे कुछ दिन पहले जो है तुर्की ने मध्यस्थता निभाया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। भारत, पश्चिमी देशों का नजर भारत पर है कि भारत अगर कहता है तो शायद रूस मान ले। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से हिंसा की समाप्ति और सभी पक्षों को बातचीत के सहारे हल करने की अपील। तो यानी थोड़ा सा यहाँ पे रूस को बातचीत करके हल निकालने का भारत आग्रह कर रहा है। इस माध्यम से भारत हद तक संतुलन बनाए हुए है। ये नहीं कहता कि आप बंद कर दीजिए, आग्रह कर रहा है बंद कर दीजिए, इससे पूरा विश्व क्षति है, ठीक है। भारत चालाकी से अपना काम निपटा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि अमेरिका कुछ बोला उसके बाद में आके रूस के साथ अब एंटी करने लगा। देखो, रूस और अमेरिका से पूरा विश्व डरता है, रूस से भी डरता है। अमेरिका नहीं डरता, अमेरिका भी डरता है। अगर नहीं डरता तो अभी तक नाटो में यूक्रेन को शामिल कर लिया होता। अब ट्रंप रहे नहीं रहे उसका हम नहीं कहेंगे। जो हाथी का दांत दिखता है कोई जरूरी नहीं है कि वो, ठीक है, तो जो बाहर से बोलने में आ गया तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्शन में भी आगे होगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री वे बोलते कम थे लेकिन एक्शन पे काम करते थे। बहुत लोग बोलते ज्यादा है, काम कुछ नहीं होता, वो तो बोलने का मुंह है अपना, कुछ भी बोल दिए, ठीक है। ट्रंप रहे चाहे बाइडेन रहे, बाइडेन भी तो बोल ही रहा है, भारत को भी चेता दिया का इसका अंजाम बुरा होगा। आप जो है यूक्रेन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप रूस से पेट्रोलियम ले रहे हैं, जबकि हमने बैन कर दिया गया, भारत को खुली चुनौती दिया। तो वही बात है ना, मध्यस्थता की दिशा में पहल करने के लिए भारत को अवसर मिला है अगर भारत मध्यस्थता करता है। इसे पंडित नेहरू ने भी 1953 में कोरियाई देश जब आपस में लड़े थे तब उसमें मध्यस्थता किया था। तो भारत के पास एक मौका है कि दो देश को मध्यस्थता करके सॉल्व अगर कर देता है तो भारत की राजनीतिक छवि पूरे विश्व स्तर पे बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोनों देश के बीच में संतुलन बनाते हुए युद्ध विराम का हल निकालने का प्रयास भारत कर रहा है, करने का प्रयास करेगा। हथियारों के मामले में लेकिन भारत खुद भी हथियार के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेगा, क्योंकि हम जो रूस से लेते हैं, जो हथियार लेते हैं, हो सकता है आने वाले समय में रूस जो है चीन के तरफ हो जाए और हमें मजबूरन अमेरिका की तरफ जाना पड़ सकता है। तो उस स्थिति में हम पहले से आत्मनिर्भर रहेंगे, हमको रूस का कोई जरूरत नहीं होगा। तो बैकअप प्लान पहले से तैयार होना चाहिए। इसीलिए भारत जल्दी जल्दी सारा हथियार अपने पास ले रहा है कि कल के डेट में रूस अगर चीन के तरफ भी हो जाए, क्योंकि ऐसा संभावना माना जा रहा है कि पूरा विश्व दो खेमा में बढ़ सकता है। एक तरफ ईरान, चीन, रूस, ये सब देश होंगे, और एक तरफ क्या होगा, जापान, भारत, यूके, यूएसए, ये सब देश होंगे। तो हो सकता है कि दो गुट फिर से बन सकता है। तो भारत पहले से समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय करते हुए जो सब देश का जरूरत है, जो लग रहा है कि हो सकता है भविष्य में हमारा साथ छोड़ सकता है, तो उन देशों से अपना हथियार बगैर सप्लाई, यानी वही आत्मनिर्भर भारत कि हमें हथियार इतना लेकर के रख लेना है कि बुरे वक्त में हमको ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद संतुलित दृष्टिकोण का पालन करना है, ना ही अमेरिका के तरफ जाना है ना ही रूस के तरफ जाना है, ठीक है। भारत के लिए यही सलाह है, आगे की राह यही है। उसके बाद है भारत पर इस संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ा है। कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, देखिए। ईंधनों की कीमत में वृद्धि, आप देखे होंगे आए दिन पेट्रोल का रेट बढ़ा है, ठीक है। तो क्यों बढ़ा है, तो रसोई गैस, पेट्रोल, चूंकि ये सारे रूस के माध्यम से आते थे, रूस भी सप्लाई करता था भारत में, तो यहाँ पे सप्लाई चेन बाधित होने से क्या हुआ है कि भारत में भी रसोई गैस, पेट्रोल के दाम बढ़े, मुद्रास्फीति।
महंगाई बढ़ा है, लंबे समय तक जब तेल का कीमत जब बढ़ा रहेगा तो स्वाभाविक है सारा कुछ तो तेल पे ही होता है। प्रोडक्शन किस पे होता है? बिजली से। बिजली कहाँ से? तेल से ही तैयार होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे क्या होगा कि मुद्रा स्फीति आएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। उसके बाद जब महंगाई बढ़ जाएगी तो राजकोषीय घाटा में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। और आयात बिलों में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। निर्यात कम होगा, आयात ज्यादा होगा। उसके बाद भारत रूस से उर्वरक, यूक्रेन से उर्वरक और सूरजमुखी तेल खरीदता था, जिसका कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। जब उर्वरक में वृद्धि होगी तो खाद्य पदार्थों में वृद्धि हो जाएगी। नहीं तो भारत में भी गेहूं खाद्य पदार्थ महंगा हो जाएगा तो गरीबी बढ़ जाएगी। सब एक दूसरे से जुड़ा। उसके बाद भारत वहां पे कम ही परसेंट, 1 के 2% फार्मास्यूटिकल्स और चाय का निर्यात करता था, जो कि अभी बंद है। तो चाय जो कंपनी होगा भारत का, तो उसको निर्यात में दिक्कत हो रहा है उस क्षेत्र में। उसके बाद खाड़ी देशों में शिपमेंट में कुछ कठिनाइयां होंगी, जिससे माल ढुलाई देशों में दरों में वृद्धि से निर्यात प्रभावित होगा। अब रूस यूक्रेन के रास्ते से जिन देशों में हमारा सप्लाई जाता होगा, तो वहां पे मध्य एशियाई देशों में खास करके, तो वहां पे अब पहुंच पाना हमारा सामान मुश्किल होगा, जिससे निर्यात घटेगा। आप देखते होंगे कागज की कीमत में वृद्धि हुई है, क्योंकि वहीं से लुगदी जो आता था वो रूस यूक्रेन से ही भारत के पास आता था। उसके बाद युद्ध के दौरान रूस चीन के नजदीक जा सकता है, क्योंकि चीन जो है रूस को सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों में अगर घनिष्ठता बनता है तो भारत के लिए आने वाले समय के लिए वो क्या है? चुनौती उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से भारत प्रभावित हो सकता है। तो अपने मन से भी कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। हमको जहां तक लगा हमने आपको बता दिया। अब इसको आप अच्छे से 1-2 बार सुन लें और इसको कॉपी में लिख लें। परीक्षा में आना तो है ही, अब चाहे जिस टाइप से यह क्वेश्चन पूछे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप पीडीएफ और वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, उसको आप क्या करें कि डाउनलोड कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।